अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पेशावर हाई कोर्ट में एक समाअत चल रही है। बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आज होगा। अली जफ़र उस पर दलाइल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में क्या कमज़ोरियाँ हैं और किस तरह से ये फैसला दुरुस्त नहीं है। अली जफ़र साहब अपने दलाइल दे रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट में समाअत चल रही है और उमर अयूब साहब भी दिखाई दे रहे हैं कि वो पेशावर हाई कोर्ट में आए हुए हैं। अगरचे वो रूपोश थे लेकिन इस अहम मौके पर वो भी मौजूद हैं। आज का दिन इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बल्ले के निशान का फैसला होना है। इसके बहुत सारे सियासी पहलू भी हैं, इसके बहुत सारे जो कानूनी पहलू हैं वो भी हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत सारे हवालों से बहुत सारी हैरानियां अपने अंदर लिए हुए है, तो इन तमाम चीज़ों पर तफसील से गुफ्तगू जारी है। फैसला आता है तो इसके मुहर्रिकात पर हम फिर बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी चंद और चीज़ों पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। एक तो स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है, मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हो रही है और नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो गई है और उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब अगरचे ताहयात नाअहली के मामले पर एक डिबेट मौजूद है और इसका फैसला 2 जनवरी को होना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समाअत मुकर्रर कर रखी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच बनाया गया है और उसमें फैसला होगा कि जो नाअहली है वो ताहयात है या नहीं। अभी ये फैसला नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर अभी ये फैसला नहीं हुआ तो अभी नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से क्वेश्चन मार्क मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। हैरानी इस बात पर भी है कि किसी ने उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज नहीं किया और नहीं कहा कि भाई ये तो ताहयात नाअहल हैं, इनके तो कागजात मंजूर ही नहीं हो सकते। नवाज शरीफ साहब के तमाम रास्ते खुले दिखाई देते हैं। वो तहजीब हाफी का भी मिसरा है ना कि तमाम सब इशारे खुले मिलेंगे, तो वो सब इशारे खुले मिल रहे हैं बेसिकली नवाज शरीफ साहब को। जहां वो जिस रास्ते पर जाते हैं, जिस सड़क पर जाते हैं, वो सिग्नल खुला हुआ मिल रहा है और वो अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं। अब 2 तारीख को 2 जनवरी को भी यकीनन उनका सिग्नल ऐसा खुला हुआ होगा कि मज़ीद कोई रुकावट उसके बाद नहीं आएगी और ताहयात नाअहली का फैसला भी 2 जनवरी को उनके हक में हो जाएगा, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना या काजी फैसल साहब अपनी राय का इजहार पहले भी वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं ताहयात नाअहली के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए आगे नवाज शरीफ के लिए फ़िलहाल तो इलेक्शन लड़ने के लिए सत्ते खैरें नज़र आ रही हैं। अब लेकिन ये जो सिग्नल खुले हुए हैं वो सबके लिए नहीं है। मियां महमूद रशीद साहब के कागजात नामजदगी की और उनकी बेटी की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आज उनके वकला जब वहाँ पर गए हैं तो उनको नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये विजुअल अगर आप देखें तो एक बहस भी हुई है पुलिस एहलकारों के साथ सलमान अकरम राजा साहब की। क्या बात हुई है सुनिए। आप बताएं ना, कानून बताएं ना मुझे, कानून बताएं ना मुझे, बताएं कौन सा कानून है। इलेक्शन एक्ट खोल लेना, कौन सा है, कौन सा? मैं इश्तेहारी हूँ, फिर क्या किसकी बात कर रहे हैं? आप बता दी किस इश्तेहारी को ढूंढ रहे हैं? हम अपने कार्ड आपको दिखा देती हैं, हम में से कौन इश्तेहारी है? पकड़ ये सलमान अकरम राजा साहब ने फिर एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि वंस अगेन ब्लॉक्ड बाय द पुलिस फ्रॉम एंटरिंग द आरओ's ऑफिस फॉर स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ मियां महमूद रशीद एंड हिज डॉटर। मियां साहब इज इन प्रिजन, हिज डॉटर इज नॉट वांटेड इन एनी केस। तो वो कह रहे हैं कि जी मियां महमूद रशीद साहब जेल में हैं, उनकी बेटी किसी केस में मतलूब नहीं है। अब वो हमें कि दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी प्रेशर को समझें जो हमारे ऊपर है। तो अब ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त आप स्क्रूटनी का, यानी पहले कागजात नामजदगी बहुत मुश्किल से जमा हुए और उसके बाद अब ये स्क्रूटनी का अमल जब शुरू हुआ है तो उसमें भी कई तरह की मुश्किलात आ रही हैं। जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा हुआ है, बड़ा ज़ेर बहस है इस वक्त। कुछ बातें उन्होंने ठीक की हैं, कुछ बातें बहुत ही हैरान कुन की हैं और कुछ बातों का तो सर पैर नहीं है। जावेद चौधरी साहब के कॉलम के 2 पैराग्राफ अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लें, फिर मैं जावेद चौधरी के 2 पैराग्राफ्स पर आता हूँ जो उनके कॉलम जो बहुत उनके कॉलम से 2 जुमले बहुत शेयर हो रहे हैं। मैंने जाके देखा कि इसका बैकग्राउंड इसका क्या है, यानी जावेद चौधरी ने इसका साको सबाक क्या है, क्या कहने की कोशिश की है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन पहले देख रहे हैं परवेज खटक साहब का बयान भी काफ़ी डिस्कस हो रहा है। वो कहते हैं कि जी बल्ले की ऑफर मुझे दी गई मगर मैंने ठुकरा दी बल्ले की ऑफर। अब बल्ले की ऑफर उन्होंने क्यों ठुकराई है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो हमने तो ऑफर ही नहीं की। फिर किसने ऑफर की है, बहरहाल ये परवेज खटक साहब बता सकते हैं कि उनको बल्ले की ऑफर की गई और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बल्ला नहीं चाहिए। हालांकि हमारे पास खबरें ये थी कि उन्होंने पहले बल्ले का निशान की दरख्वास्त भी दायर की थी और उसके बाद फिर उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली थी और उसके बाद फिर पगड़ी के निशान की थी। अगर उनको ऑफ़र थी तो उन्होंने फिर दरख्वास्त ही क्यों दायर की थी, और अगर वापस ही लेना था या ऑफ़र को ठुकराना था
तो दरख्वास्त ही क्यों दायर की थी। तो ये परवेज़ खट्टक साहब बहरहाल जो है उनका ये स्टेटमेंट भी काफ़ी इस वक्त ख़बरों में है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उस पर इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा। जो तहरीक इंसाफ की तमाम मुखालिफ सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, वो सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, ANP और बाकी सियासी जमातें, कि कोई मिलकर इत्तेहाद बना लें, लेकिन सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला नहीं बन रहा। ना स्वात में बन रहा है, ना एबटाबाद में बन रहा है, ना हरीपुर में बन रहा है, तो कोई फॉर्मूला बन नहीं पा रहा। जाहिर है अगर आप नून लीग JUI से कुछ मांगेगी तो JUI भी आगे जवाब में कुछ मांगेगी, तो कुछ हो नहीं पा रहा। अभी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन वो मीटिंग्स जो हैं कोई नतीजा खैर साबित नहीं हुई, और कहा यह गया है JUI की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से कि जी अगले 3-4 दिन इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई फार्मूला बन जाएगा। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर सूरत हाल ऐसी है कि सारे मिलकर भी अगर इलेक्शन लड़ें तो नतीजा शायद तहरीक इंसाफ के हक में ही आए खैबर पख्तूनख्वा में। तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह की जो सर्वेज है कम अज़ कम उनको देख कर तो इसी तरह लगता है। तो तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और किसी नतीजे पर भी वो आपस में नहीं पहुँच पा रहे। अब आ जाइए ज़रा जावेद चौधरी साहब के कॉलम की तरफ जो इस वक्त ज़ेर बहस है। उसमें देखिए मैं आखिरी 2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ जिसमें उन्होंने एक कहानी शुरू से बनाकर फिर वो लेकर आए हैं। अब वो ये कहते हैं कि जी मैं सियासत और तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से महसूस करता हूँ कि अगर जनरल ज़िया-उल हक़ मार्शल लॉ ना लगाते तो शायद 1980 तक भुट्टो साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी होती। अच्छा, ये कहना बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ख़त्म हो चुकी होती। सियासी क़ुव्वतें बहरहाल चलती हैं, अपनी गलतियों से सीखती हैं, आगे भी बढ़ती हैं। फिर वो कहते हैं कि फ़ौज ने 1977 में मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो साहब को फांसी देकर पीपल्स पार्टी को नई ज़िंदगी दे दी, लिहाजा ये आज तक जिंदा है और भुट्टो और जरदारी फैमिली की तीसरी नस्ल इसका फल खा रही है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि ज़िया-उल हक़ के एक्शंस की वजह से पीपल्स पार्टी को जिला मिली और पीपल्स पार्टी एक रिएक्शन के तौर पर सामने आई और वो ज़्यादा फली फूली। फिर वो कहते हैं कि हमारी रियासत और सियासी जमातों ने इमरान खान के मामले में भी यही गलती की। इमरान खान एक जनून का नाम था, अवाम का ख्याल था कि खान आएगा और मुल्क की तमाम सड़कें सोने की बन जाएंगी, मगर खान आया और उसने मुल्क की हर चीज़, हर इदारे का जनाजा निकाल दिया। ये आखिर में इस इदारे पर भी पल पड़ा जिसने इसे इक़्तिदार में लाकर एहसान किया था, लिहाजा ये बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। पार्टी टूट चुकी थी, इत्तेहादी नाराज़ थे, फ़ौज के अंदर इसके लिए नफरत थी और अवाम का रांझापन उड़ चुका था। इस ज़माने में हालत ये थी कि बैनुल अक़वामी दुनिया हमारे वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी। फ़ौज बड़ी मुश्किल से किसी न किसी मुल्क को तैयार करती थी, मगर खान वहाँ भी जाकर ऐसी कोई हरकत कर आता था कि नुकसान कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। चुनाचे पार्टी ओवर हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जमातें जल्दबाजी कर बैठी। सियासी लोग, जेलों और इस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज़ हमीद की ख्वाहिश से घबरा गई। ये दोनों इकट्ठे हुए और इमरान खान को घसीट कर कुर्सी से उतार दिया, और यूं वो हो गया जिसके बारे में इन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, अब उसके बाद वो चीज़ें, वो लाइनें आ रही हैं जो कि इस वक्त वायरल हुई हुई हैं, लेकिन यहाँ तक जो उन्होंने बातें की हैं उसमें देखें ये बात ज़रूर है कि इमरान खान उस वक्त 2022 में उनको अवामी तनकीद का सामना था महंगाई और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, और अगर इलेक्शन हो जाते तो शायद इमरान खान की उतनी पॉपुलैरिटी ना भी होती, ये भी मुमकिन है, हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन ये कहना तो बहरहाल बिल्कुल गलत है कि पार्टी तबाह हो चुकी थी, इमरान खान के पल्ले कुछ बचा नहीं था, उसने दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा कर दिया था। ये तो खैर एक डिबेटेबल चीज़ है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही मुबालगा से काम लिया जावेद चौधरी ने। अच्छा, वो कहते हैं कि जी आज इमरान खान 2018 से भी कई गुना बड़ा देव बन चुका है और सियासी जमातें और ताकत के माखज़ इकट्ठे होकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये जेल में भी इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है, और अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। ये अब एतराफ़ किया जावेद चौधरी साहब ने कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान को रोकना मुमकिन नहीं है, और 2/3 अक्सरियत वो ले जाएगा। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो नवाज शरीफ का दावा गलत है, राना सनाउल्लाह का दावा गलत है। वो कहते हैं कि हम पंजाब में 141 में से 125 सीटें जीत जाएंगे, वो गलत दावा है। जावेद चौधरी मानते हैं कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, मगर वो कहते हैं कि इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उस वक्त रह जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क उस वक्त तक बचेगा। यानी अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीत गया तो फिर ये मुल्क टूट जाएगा, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे। लेकिन जावेद चौधरी साहब का ये ख्याल है, जिस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। वो समझते हैं ये फांसियाँ देगा और ये करेगा और वो करेगा। किसको फांसियाँ देगा भाई? इमरान खान अगर आ गया, जावेद चौधरी साहब पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो फांसियाँ दे, किसको फांसियाँ देगा भाई इमरान खान अगर इक़्तिदार में आएगा तो गलतियाँ हुई हैं इमरान खान से भी, लेकिन इतना अहमक तो दिखाई नहीं देता कि वो इस तरह की क्या आप मनसूबा बना के बैठा है।
फिर वो कहते हैं कि हमें यहाँ एक और हकीकत भी मानना होगी कि इमरान खान को दोबारा सियासी ज़िंदगी देने का फरीज़ा भी उन्हीं लोगों ने सर अंजाम दिया जो उसे 2018 में इक़्तिदार में लाए थे। उसको लाने का ऑपरेशन भी भोंडा था और उसे निकालने का प्लान भी। इस्टेब्लिशमेंट अगर 2018 में जल्दी ना करती, खान को 2024 तक डेवलप होने देती, तो ये आज मुख्तलिफ होता, और अगर उसे 2022 में ज़बरदस्ती ना निकाला जाता तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती, इसकी सियासी मौत हो चुकी होती। हम आज इसे इसी तरह इलेक्शन से रोककर भी गलती कर रहे हैं। मेरा मशवरा है कि आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट मशवरा है, वो कहते हैं मेरा मशवरा है कि आप इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दें। क्या क़यामत आ जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, ये 5-6 जत्थों का मजमूआ है। अब ये जावेद चौधरी की इस राय से इत्तफाक करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये तहरीक इंसाफ पार्टी ही नहीं है, ये तो जत्थों 5-6 जत्थे हैं। आप आज नहीं इलेक्शन लड़ने दें, ये आपस में लड़ कर मर जाएंगे। इमरान खान अगर वकला को टिकट देता है तो उसके सियासी उम्मीदवार डंडे उठा लेंगे, और अगर ये सियासी वर्कर्स को टिकट दे देता है तो वकला नाराज होकर घर बैठ जाएंगे और उसे पेशी के लिए वकील तक नहीं मिलेगा। जावेद चौधरी साहब का कॉलम का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरानकुन और मुज़िका खेज़ है, जिसमें वो कहते हैं कि जी एक तरफ वो कहते हैं कि ये पार्टी ही नहीं है, दूसरे वो कहते हैं वकीलों को टिकट देंगे तो पार्टी सारे सियासी लोग डंडे उठा लेंगे। भाई अगर पार्टी ही नहीं है तो फिर सियासी हिमायत इतनी कहाँ से उनके पास मौजूद है? और फिर वो कहते हैं कि अगर सियासी लोगों को देंगे तो तहरीक इंसाफ को वकील नहीं मिलेंगे और ये पेशी के लिए भी वकील नहीं मिलेगा, यानी हर वकील नाराज़ हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जी 9 मई और 10 मई के वाक़यात के बाद अवाम भी डर गए हैं, खान अगर उन्हें बाहर निकलने की दावत देगा तो लोग नहीं निकलेंगे। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन चुकी है और केपी में PTIP, ये दोनों जमातें हुकूमतें ना बना सकें तो भी ये इमरान खान के वोट ज़रूर तोड़ेंगी। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि इमरान खान के वोट परवेज़ खट्टक तोड़ पाएंगे। अच्छा, और उसका फ़ायदा इलेक्शन वालों को होगा, लिहाजा खौफ किस बात का है? इलेक्शन कराने वालों को होगा। अब वो मशवरा दे रहे हैं, जो इमरान खान के खिलाफ सारे एक्शन कर रहे हैं उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप इसे रोककर इसके खिलाफ मुकदमे पर मुकदमा बनाकर और उम्मीदवारों को कागजात छीनकर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं और इसके कद में रोज़ 2 फुट का इजाफा हो रहा है। और अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो ये किसी दिन जेल की छत फाड़ कर बाहर निकल आएगा, और अगर ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमने सोचा? चुनाचे आप अगर इसे सियासी तौर पर मारना चाहते हैं तो फिर दोस्तों फिस्की के मशवरे पर अमल करें। और शुरू में एक राइटर की उन्होंने बात की है, ये शादी होने दें, ये मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, वरना हम जिस तरह आज तक भुट्टो के रोमांस से नहीं निकल सके, हम उसी तरह इमरान खान की मोहब्बत में भी हमेशा गिरफ्तार रहेंगे। तो ये उन्होंने खदशात का इजहार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान एक हीरो बन जाए, इमरान खान की मोहब्बत में लोग गिरफ्तार हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान को रोकना फिर मुश्किल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान इस मुल्क की बहुत बड़ी ताकत बन जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर अपने खदशात का इजहार करते हुए जावेद चौधरी ने कॉलम तहरीर किया है। अब इसका एनालिसिस आप खुद कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।